प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम बरमाज आईएएस के इंडियन पॉलिटी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी तक हमने कुल 10 वीडियो डाले हैं, जिनमें कि हमने उद्देशिका तक आपको पढ़ाया है और उद्देशिका तक सीखने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। आज हम भाग 1 पर आते हैं, जिसमें कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। उसके संदर्भ में हम चीज़ों को आपको बताना शुरू करेंगे कि किस प्रकार भारत में आज़ादी से पहले राज्य व्यवस्था थी और किस प्रकार से राज्य बने थे, आज़ादी के बाद कैसे उसमें परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से इस परिवर्तन के द्वारा वर्तमान स्थिति तक हम पहुंचे हैं। पहली चीज, आपको यहाँ पर एक चीज देखना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक। 1 से 4 तक हम शुरू से अनुच्छेद की बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा था आजादी से पहले। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व आप यहां पर देखिए, कुल 11 राज्य थे। एक और दूसरी चीज देखिए, 4 जो थे वो आयुक्तों के प्रांत थे। आयुक्तों के प्रांत थे, 4 आयुक्तों के प्रांत, 11 राज्य। इन 11 राज्यों के बाद ये सारे के सारे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे। एक बात। दूसरी चीज देखिए, देसी रियासतें। देसी रियासतें कुल जो थी वो थी 565। तीसरी चीज देखिए, अन्य यूरोपीय क्षेत्र। अन्य यूरोपीय क्षेत्र में थे, यहां पर आप देखिए, पुर्तगाली और दूसरी चीज देखिए, फ्रांसीसी। ये क्षेत्र थे। अब अगर आप यहां पर देखिए, इस प्रकार से भारत का राज्य क्षेत्र आजादी से पहले विभाजित था। क्या? ब्रिटिश के अंतर्गत 11 राज्य, 4 आयुक्तों के प्रांत। दूसरी चीज यहां पर देखिए, देसी रियासतें कुल 565, अन्य यूरोपीय क्षेत्र पुर्तगाली और फ्रांसीसी। इन सभी को एक साथ ला करके एक भारत को बनाना था, अखंड भारत को, और फिर उसको एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत समायोजित करना था। यह सारा कार्य कैसे हुआ, इसी की विवरण आज हम आपको सारा का सारा देने चल रहे हैं। अब देखिए, इस विवरण के बाद हम अगली चीज आपको यहां पर चर्चा में ले चलते हैं, जिसको कि आप देखें कि जो ब्रिटिश प्रांत 11 थे, उसमें आप 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ तो उसी समय एक चीज हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पास किया। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, तो एक चीज देखिए कि
परमोच्चता, किसके ऊपर से परमोच्चता? देशी रियासतों के ऊपर से परमोच्चता समाप्त हो गई और भारत दो संप्रभु राज्यों में विभक्त हो गया। राज्य मतलब देश से यहां मतलब है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दो संप्रभु राज्यों में विभक्त हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान में। तीसरी बात यहां पर देखिए, अब समस्या यहां पर यह थी कि देशी रियासतों को मिलाया जाए और जो भारत के राज्य बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उनको मिला करके एक भारत का निर्माण किया जाए। भारत के निर्माण के बाद दूसरी चीज कि जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी क्षेत्र है उनको भी भारत में सम्मिलित कर लिया जाए। इतना कार्य करने के बाद जो अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात है वो स्थापित की गई। ये सब कैसे हुआ कि पहले देखिए 11 राज्यों में भारत के 11 राज्यों में कुल कितने राज्य बचे? नंबर 1 सिंध और नंबर 2 पश्चिमोत्तर सीमा का प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ये तीसरी चीज आप देखिए, पश्चिमी पंजाब और चौथी चीज देखिए पूर्वी बंगाल। ये क्या चीज हो गया? ये पाकिस्तान हो गया। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर पूर्वी बंगाल के बाद क्या बचा? पश्चिमी बंगाल। यहां पर पश्चिमी पंजाब के बाद क्या बचा? पूर्वी पंजाब। ये दोनों क्षेत्र भारत के पास आए और इस प्रकार भारत के पास 9 राज्य हुए। 11 में से 9 राज्य बने, क्योंकि 2 राज्य बट गए और 2 राज्य जो है पाकिस्तान के पास चले गए। ये हुआ, 2 राज्य पाकिस्तान के पास चले गए। कौन? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एक और सिंध, ये पाकिस्तान में चले गए और 2 राज्य बट गए। पश्चिमी, ये पंजाब बट गया और बंगाल बन गया। ये पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बट गया, ये भारत और पाकिस्तान के पास आ गए। इस प्रकार एक नई संरचना बन गई। अब यहां पर देखिए कि अगर कुल क्षेत्रों की बात देखें, एक बहुत बड़ा हिस्सा देशी रियासतों के पास था, देशी रियासतों के पास, और एक छोटा सा हिस्सा पुर्तगाल और फ्रांस के पास था। इन सबको सम्मिलित करके एक राज्य बनाना था। अब आप यहीं पर देखिए कि सबसे पहले जब देश आजाद हो गया तो समस्या ये आई कि क्या किया जाए कि इन देशी राज्यों को कैसे भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। देशी राज्यों को भारत के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत पटेल योजना या पटेल स्कीम आई। पटेल योजना सम्मिलित की गई। पटेल योजना या पटेल स्कीम क्या थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक योजना बनाई, किसके साथ साथ? मेनन के साथ मिलकर के, कि किस प्रकार से देशी राज्यों को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करके एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इसके लिए उन्होंने 3 भागों में बांटा। एक भाग रहा भारतीय राज्य। हम यहां पर भारतीय राज्य इसलिए कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको हम, अब ब्रिटिश तो रहा नहीं, अब भारत हो गया, इसलिए भारतीय राज्य। भारतीय राज्य के साथ उसके आसपास की देशी रियासतों को इसमें सम्मिलित किया गया। ये देशी रियासतें कुल थी 216 देशी रियासतों को कुल जो भारतीय राज्य थे। कितने भारतीय राज्य? कुल 9 भारतीय राज्य। उसके आसपास की जो देशी रियासतें थी उसे राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया। दूसरी चीज ये चीज हुई
कि जो देशी रियासतें थी, देशी रियासतों का संगठन बनाया गया, देशी रियासतों का संघ बनाया गया, देशी रियासतों को संघ सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत कुल 288 देशी रियासतें आई, 288 देशी रियासतें आई। और तीसरी चीज जो भी, जिसको कहते हैं आयुक्तों का प्रांत, आयुक्तों का प्रांत, आयुक्तों के प्रांत के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे कि कुल मिलाकर के 61 रियासतों को यहां पर सम्मिलित किया गया है। 61 रियासतों को आयुक्तों के प्रांत के साथ साथ जोड़ दिया गया और कुल यहां पर जो बची हुई देशी रियासतें थी, आइस जोड़ करके एक टोटल एक खाता बना दिया गया 61 को जोड़ के 565 देखिए पूरी रियासतें हो जाती हैं। इनको जोड़ करके भारतीय संघ का निर्माण किया गया। अब उसके बाद यहां पर पटेल स्कीम के द्वारा एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भागों में बांट करके उसको पहली अनुसूची में रख दिया गया। अब यहां पर देखिए वो 4 भाग क्या थे जो शुरू में 4 भागों में बांटा गया। उनको कहा गया भाग का, खा, गा, घा। यहां पर भारतीय राज्य क्षेत्र को सबसे पहले 4 भाग, भारतीय राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 भाग का, भाग क्या में हुआ? राज्य। यहां पर आया राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया कि 2 चीजें यहां पर हुई कि जो 9 राज्य थे वो सम्मिलित किए गए। दूसरी चीज हुई जिसके भाग खा, भाग खा में देशी रियासतें और देशी रियासतों के संघ, ये 2 चीजें सम्मिलित हुई। देशी रियासतों के संघ में आप यहां पर देखें कि जैसे देशी रियासतें कौन कौन सी हुई, जैसे हैदराबाद की हुई, जम्मू कश्मीर हुई, इन सब चीजों को, जैसे पेप्सू हुआ यानी ईस्ट पंजाब और उसके साथ साथ पटियाला, ये सब राज्य से यहां पर एक चीज बना दिया गया। इसी प्रकार से मैसूर वगैरह की और कई देशी रियासतों के संघ बनाए गए और संघ में जो प्रमुख राज्य था उसके प्रमुख को यहां पर राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। वो गवर्नर के बराबर की बात थी। और आप यहां पर जान रहे हैं कि 288 रियासतें यहां इसके अंतर्गत ली गई थी। इसमें जो है जोड़े गए थे 216 रियासतों की बात। और इसी के साथ साथ तीसरा हुआ भाग्गा। भाग्गा में क्या क्या चीज हुआ कि देखिए आयुक्तों के प्रांत, आयुक्तों के प्रांत, 3 आयुक्तों के प्रांत भारत में थे। एक तो जैसे आप देखते हैं दिल्ली, जैसलमेर, बाड़मेर, इस टाइप की कुछ एरिया थी कि जिसको हम कहें 3 आयुक्तों के प्रांत यहां पर भारत में थे। 3 आयुक्तों के प्रांत में आप देखें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग। यहां पर 3 आयुक्तों के प्रांत में दिल्ली एक, दूसरा अजमेर, बाड़मेर, बाड़मेर और तीसरा था कुर्ग। कुर्ग जो है आपका मैसूर के पास मिलेगा कर्नाटक में। ये 3 आयुक्तों के प्रांत, इनके साथ ये 3 ही आयुक्तों के प्रांत थे, इनके साथ जोड़ा गया कुल मिलाकर के 61। ये जोड़ करके
आयुक्तों के प्रांत का क्षेत्र बना दिया गया। चौथा जो हुआ भाग घा, भाग घा, इसमें अकेला रखा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत रखा गया। ये सारी चीजें आप देखें, ये व्यवस्था बनाई गई, लेकिन ये व्यवस्था एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में थी, जिसमें कि राज्यों को भारत के संघात्मक स्वरूप के साथ समायोजित कर दिया गया। लेकिन इस व्यवस्था के साथ साथ ये भी यहीं पर तय कर लिया गया कि किस प्रकार भारत को आगे इसमें व्यवस्था करनी है। इसीलिए अब आप आगे की देखिए चीजें कैसे शुरू होती हैं। आगे की चीजों की बात हम यहां पर कहते हैं कि धार कमीशन की नियुक्ति। धार कमीशन की नियुक्ति कब हुई? संविधान सभा ने एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत धार कमीशन की नियुक्ति की, और धार कमीशन की यह करना था कि राज्यों का जो पुनर्गठन करना है वो कैसे किया जाए, राज्यों के पुनर्गठन को किस आधार पर किया जाए, ये धार कमीशन को डिसाइड करना था। धार साहब जो थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। उन्होंने जो है अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा, अपनी संस्तुतियों में, कि किस प्रकार से भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। धार कमीशन, ये देखिए धार आयोग, धार आयोग, इसमें क्या चीज हुआ धार आयोग में? धार आयोग में यहां पर 3 बातें कही। भौगोलिक, दूसरी चीज ऐतिहासिक, और तीसरी चीज है आर्थिक। और ये चौथी बात उन्होंने कही प्रशासनिक उपयुक्तता। राज्यों के निर्माण के लिए जो उन्होंने आधार बताए, ये 4 बताए। पहली चीज भौगोलिक आधार, ऐतिहासिक आधार, आर्थिक आधार और प्रशासनिक उपयुक्तता। इस आधार पर उन्होंने कहा कि नए राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत को एक संगठित स्वरूप दिया जा सके। देखिए यहां पर डिमांड ये की गई थी कि आप यहीं पर देखिए, जब स्वदेशी आंदोलन चला था, बंग भंग विरोधी आंदोलन चला था, उसी समय यह तय की गई थी, लोगों ने ये मांग की थी कि भारत का जो राज्यों का निर्माण होना चाहिए वह भाषा के आधार पर होना चाहिए। और भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग जो है, अब आप देखिए 1905 से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच कूच में चलती रही, और आजादी के बाद इस मांग ने काफी जोर पकड़ लिया। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्हें इस बात का भय बराबर था कि कहीं भाषा के आधार पर जो राज्यों के निर्माण की बात की जा रही है, कहीं ये विखंडन को ना बढ़ावा दे। इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को अस्वीकार करते आ रहे थे। धार कमीशन ने भी भाषा को राज्यों के निर्माण का आधार नहीं माना। धार कमीशन के बाद फिर आप दूसरी चीज यहां पर देखिए, अगली चीज हुई कि धार कमीशन की इन रिकमेंडेशंस को जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया। जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक चीज ये डिसाइड किया गया 1948 में, एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया जेबीपी कमेटी। जेबीपी, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीता रमैया।
इन तीनों लोगों की समिति बनी और उस पर फिर विचार करना था कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को मना कर दिया और इन्होंने इस समिति ने कहा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एकता, दूसरी चीज इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाया जाए एक, और उसके साथ साथ इन्होंने आर्थिक को भी रखा। आर्थिक के साथ साथ चौथी चीज देखिए प्रशासनिक, सुविधा को आधार पर रखते हुए इन्होंने नए राज्यों के निर्माण की बात की। इन्होंने राज्य बनाए भी, लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए हुआ क्या कि जगह जगह पर भाषा के आधार पर राज्य निर्माण के लिए आंदोलन तेज होने लगे और उसी बीच में पट्टी श्री रामलू, ये थे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के थे। कौन? पट्टी श्री रामलू। इन्होंने 56 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के बाद पट्टी श्री रामलू जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु हो गई। यह एक बहुत बड़ी बात थी। अतः सरकार ने भाषा के आधार पर 1953 में एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। 1953 में जब नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो उसके बाद दूसरी चीज यहां पर देखिए कि तुरंत ही राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया और वो आयोग था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 2 सदस्य थे, एक तो हृदयनाथ किंजरू और डॉक्टर के.एम. मुंशी। यहां पर देखिए फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग 1953 में बना और 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी संस्तुतियां दी। फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी मतलब कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और दूसरी थे एच.एन. कुंजरू। यानी हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने अपनी जो संस्तुतियां दी उसमें 3 बातें कही। आयोग की संस्तुतियों में 3 बातें कही गई। पहली चीज तो देखिए ये थी पहली चीज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही गई और एकता को बनाए रखना। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें कही गई राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को बनाए रखना। दूसरी चीज यहां पर एक और बात कही गई। क्या चीज? कि सांस्कृतिक और भाषाई समांगता को बनाए रखना। 2 बातें कही गई। तीसरी चीज यहां पर देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को बनाए रखना, सांस्कृतिक और भाषाई समांगता को बनाए रखना। तीसरी चीज आप यहां पर एक चीज और भी देखिए
कि ये चीज कहा कि आर्थिक आधार, एक चीज दिया। चौथी चीज प्रशासनिक सुविधा की बात की। इन 4 आधारों पर नए राज्यों के निर्माण की बात की। एक बात बड़ी खास है कि फजल अली आयोग ने भाषा, इसको नोट कीजिएगा, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण को तो स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को नहीं स्वीकार किया। और उन्होंने भाषा की समांगता की बात की। ये उनकी रिकमेंडेशंस थी। इस रिकमेंडेशंस के बाद फजल अली आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की और उसी के आधार पर भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सम्मिलित किया गया और भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और फजल अली आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। 14 राज्यों में जैसे प्रमुख रूप से देखिए, अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, जम्मू कश्मीर 5 हो गए, केरल 6 हो गया और इसी प्रकार से मिलाकर के जैसे देखिए उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, ये सब सारे के सारे राज्य मिलाकर के कुल 14 राज्य हुए। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखें तो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया अलग करके असम से, वो था मणिपुर। 1956 में मणिपुर बनाया गया। मणिपुर के बाद हम फिर दूसरी चीज देखते हैं कि मणिपुर के बाद जो अगला चीज बना, अगला राज्य मणिपुर, और मणिपुर के उपरांत देखें दिल्ली के साथ साथ ये त्रिपुरा के साथ आप देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दिल्ली 1, अंडमान निकोबार 2, अंडमान निकोबार 2 और लक्षद्वीप 3, हिमाचल प्रदेश 4, त्रिपुरा 5 और मणिपुर 6। ये 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। अब उसके बाद इन राज्यों के निर्माण के बाद धीरे धीरे देखिए जो आज तक राज्य बनते गए उसकी बराबर मांग चलती रही। यहां पर देखिए कि बंबई जो बंबई राज्य था उसके विभाजन की बात चली। बंबई राज्य जो विभाजित हुआ 1960 में, ये 2 भागों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। इसी प्रकार आप देखते हैं कि 1963 की बात अगर हम यहाँ पर देखें, फिर धीरे धीरे 1962 में आप देखिए 61 में गोवा को जीता गया पुलिस कार्रवाई के बाद, 62 में गोवा भी भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि गोवा के सम्मिलित किए जाने के उपरांत जो गोवा जो था, हम इसकी भी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं जरा समय बना करके, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गोवा, यहां पर गोवा लोकेट कर रहा है, यहां पर आपका महाराष्ट्र है, यहां पर कर्नाटक है। कर्नाटक में यहां पर ये गोवा है, यहां पर है अंजे द्वीप। अंजे द्वीप और गोवा मिलाकर के गोवा एक राज्य हो गया। ये देखिए यहां पर दादरा नगर हवेली था और यहां पर यहीं पर बगल में ये दमन और ये दीव, ये दमन, ये दमन
और ये दीव, ये सारे के सारे पुर्तगाली क्षेत्र थे। उसी प्रकार से आप यहां पर देखें, जो फ्रांसीसी क्षेत्र ये पुर्तगाली क्षेत्र थे। यहां पर आप देखिए फ्रांसीसी क्षेत्र, यहां पर चंद्रनगर, यहां पर जो है आगे चलेंगे यनम, यहां पर पांडिचेरी, यहां पर कराईकल, और यहां पर जो है ये यहां पर माही, यहां से लेकर के यहां तक ये फ्रांसीसी क्षेत्र है, जिनको बाद में भारतीय संघ में सम्मिलित करना था, वो सम्मिलित किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर पाते हैं कि 66 में, आप अगली बार देखिए 60 में हमने बताया कि मुंबई अलग हुआ। जो पंजाब था भारत का, ये पंजाब को भी अलग करके हरियाणा और पंजाब में विभाजित किया गया शाह कमीशन के बाद। एक चीज और भी यहीं पर देखिए, दूसरी चीज यहां पर 1963 की बात अगर हम करें, यहां पर आप यहां पर देखें, जो मिजोरम को फिर एक राज्य की बात यहां पर, इसको भी छोड़िए। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया, असम का बंटवारा हुआ, और उसी के साथ साथ जैसे कि आप देखते हैं कि 63 में मिजोरम जो अलग हुआ था, मिजोरम भी एक राज्य के रूप में यहाँ पर बन चुका था। अब इस प्रकार पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भी विभाजित हो चुका था। पूर्वोत्तर के विभाजन के बाद अब 2000 में आप देखिए झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना, ये 3 राज्य बन गए। 2019 में आप यहां पर देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी विभाजित करके 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद आप यहीं पर देखिए, ये सब जो सारी की सारी प्रक्रिया हुई वो कैसे हुई। ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में हुई। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो कुछ भी समाहित किया गया वो कैसे समाहित किया गया। अनुच्छेद 1 जैसे देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों के राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ये इसमें बताया कि राज्यों का संघ के बारे में। फिर उसके बाद दूसरी बात इसमें कही गई है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 चीजें बताई गई हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जैसा कि पहली अनुसूची में वर्णित है, और तीसरी चीज की गई है कि वे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ से कहीं ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संघ में संघ और राज्य ही सम्मिलित हैं, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में वे भी क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएं, वो राज्य क्षेत्र। अब ये सम्मिलित किए जाने वाले राज्य क्षेत्रों को लेकर के जो तीसरी बात है, जो सम्मिलित किए जाएं, उसके लिए अनुच्छेद 2 बनाया गया है। अनुच्छेद 2 में कि अगर भाई सम्मिलित किया जाएगा तो कैसे सम्मिलित किया जाएगा, उसमें यह कहा गया है कि ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है कि पार्लियामेंट किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र को भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित करता है। भारतीय राज्य क्षेत्र में पार्लियामेंट के द्वारा जो सम्मिलित करने की बात कही गई है, उसमें देखिए उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को सम्मिलित किया गया। जो सिक्किम सम्मिलित हुआ 35वें संविधान संशोधन के द्वारा,
वह सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ और उसी सहयुक्त राज्य के उपबंधों को दर्शाने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और फिर 36वां संविधान संशोधन 1900 आप यहां पर देखें 75 में आया। 1975 में जो ये आया और उसके द्वारा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को। सिक्किम को जो 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था तब सिक्किम के विधानसभा को संसद में एक सदस्य लोकसभा में एक राज्यसभा में भेजने का अधिकार था, लेकिन सिक्किम के सदस्यों को राष्ट्रपतीय निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि यह संघ का क्षेत्र नहीं बल्कि एक संयुक्त राज्य के रूप में था। 35वें संविधान संशोधन के बाद सिक्किम के जो सदस्य संसद में थे उन्हें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ और अन्य राज्यों के समान ही अन्य अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गए। अगली चीज आप यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये अनुच्छेद 2 की बात हुई। 35वें संविधान संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 2 जो है हटा दिया गया, 2 का जो बनाया गया था, और 10वीं अनुसूची भी हटा दी गई क्योंकि सिक्किम अब पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया 1975 में। यहां पर चोगियाल शासन हुआ करता था, उसको हटाया गया। अगली चीज यहां पर देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में यहां पर जो बात कही गई है, जहां अनुच्छेद 2 में बात कही गई है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। प्रवेश का मतलब है कि नए राज्यों को किस प्रकार से भारतीय संघ में स्थान दिया जाएगा। स्थापना का अर्थ यह है कि उनकी किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। यहाँ पर जो अनुच्छेद 3 है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नए राज्य का निर्माण और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण यहाँ पर कहा गया है, नए राज्य का निर्माण। और दूसरी चीज इसमें कही गई है, एक बात, दूसरी बात कही गई है, वर्तमान राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। नए राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है? देखिए, नए राज्य के निर्माण के लिए जो व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 3 में दी गई है उसके अंतर्गत यहाँ पर किसी राज्य से राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। जैसे कि आप देखते हैं कि नए राज्य का निर्माण उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र अलग करके ही किया गया है। तीसरी चीज है 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ मिला करके, 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना दिया जाए। तीसरी चीज, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में मिलाकर, इस प्रकार आप देखिए एक राज्य का राज्य क्षेत्र दूसरे राज्य में मिलाकर भी राज्य बनाया जा सकता है। 2 राज्यों के राज्य क्षेत्रों को जोड़ करके भी राज्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार 4 प्रकार से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। पहली चीज क्या है? पहली चीज, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र पृथक करके, नंबर 1। नंबर 2, किन्हीं 2 राज्यों के राज्य क्षेत्रों को मिलाकर। नंबर 3, किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर। नंबर 4, किसी राज्य का क्षेत्र किसी राज्य में मिलाकर। इस प्रकार 4 दशाएं बन सकती हैं कि जिनमें भारतीय संसद को राज्य के निर्माण का अधिकार है। दूसरी चीज देखिए कि क्या कर सकती है संसद? किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, राज्य क्षेत्र घटा सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए एक व्यवस्था है कि राष्ट्रपति क्या करता है, इसके लिए एक प्रस्ताव राज्यों की विधानसभाओं को भेजा जाता है और समय दिया जाता है
उस समय के अंदर रहते हुए, या मान लीजिए समय राज्य और बढ़ाना चाहता है तो बढ़े हुए समय के अंतर्गत रहते हुए राज्य को यह अधिकार है कि अपनी बात वह कहे। लेकिन उस बात को राज्य संघ मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वो समय पूरा होने के बाद संघ को नए राज्य का निर्माण करने या नए राज्य का निर्माण करने या राज्य की वर्तमान राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी चीज देखिए कि संविधान में एक बात अनुच्छेद 4 की बात है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन की शक्ति है, वो पहली अनुसूची की भी बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर संशोधन की प्रकृति जो है अनुपूरक, अनुसांगिक और पारिणामिक है। मतलब इसमें किसी चीज को पूरा करने के लिए, अनुसांगिक का मतलब कोई चीज ऐसी हो गई है कि जिसको वो दर्शाने के लिए करना चाहते हैं, या किसी परिणाम को प्रभाव देने के लिए यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम पूरी की पूरी बात यहाँ पर पाते हैं कि किस प्रकार अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है, 1 से 4 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर जो संविधान संशोधन हो रहे हैं, उन संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत का संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, और क्योंकि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये साधारण बहुमत के द्वारा साधारण रूप से किए जाने वाले संविधान संशोधन होंगे। एक बात और भी है, यहाँ पर बेरूबारी केस में ये सवाल उठा था कि क्या भारत की संसद को कोई भारत के राज्य क्षेत्र को अध्यर्पित यानी किसी को देने का अधिकार है। क्योंकि यहाँ पर जब बेरूबारी केस था तो री बेरूबारी वाला क्षेत्र जो इस समय की बंगाल क्या कहें, बांग्लादेश कहिए, और बंगाल का जो कूच बिहार एरिया है, इससे कुछ बदलने की बात थी। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था इस केस में कि यहाँ तो केवल सीमा को ठीक करने की बात है, कोई चीज देने की बात नहीं है। अगर वैसे देने की बात आती है किसी चीज को, तो इसके लिए संविधान में संशोधन और संसद के दोनों की नियत की जरूरत होगी, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। देखिए, इस वीडियो में बस हम अनुच्छेद 101 से 4 तक की ही बात कर रहे थे, और कैसे हम नए राज्यों तक पहुंचे इसकी चर्चा कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि ये आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आपको जो कुछ भी इसमें नहीं समझ में आता है, या कोई चीज और भी स्पष्ट करना चाहते हैं, या कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए जो है अपने टिप्पणी कीजिए। और अगर मान लीजिए कुछ और भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं। इसमें देखिए एक बात और कहें कि जो पटेल स्कीम है, ये मेन के लिए एक प्रश्न बनता है, और मेन के लिए कम से कम छोटा प्रश्न बनता है कि पटेल स्कीम क्या थी, राज्यों का पुनर्गठन यानी राज्यों को सम्मिलित करने के लिए किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अपनाया। दूसरा सवाल ये बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क थे। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का था, जिसने कि जर्मनी का एकीकरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, वही काम किया। ये दोनों ही प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। यही एक प्रश्न यहाँ से है। प्री के लिए जो प्रश्न ये बनता है कि कौन सा राज्य कब मिलाया गया है भारतीय संघ में, या ये बनता है कि भारतीय संघ कौन मिलाया गया है से मतलब हमारा यहाँ पर देखिए दो चीज़ों से है, सिक्किम से है और गोवा से है कि कब मिलाया गया है, और उसके बाद नए राज्य कब बने हैं, यहाँ का प्रश्न बनता है। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो पूरा करता हूँ। जय हिंद।